हाय एवरीवन, अगेन थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम योर आदित्य सर। एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो डी फार्म सेकंड ईयर का जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का आज हम पार्ट 9 लेके आए हैं। ठीक है, आज आपका ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टॉप 20 का मतलब 20 क्वेश्चन आपको आज सारे मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद एक लेक्चर अभी और आ जाएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर को देखिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे इस सब्जेक्ट में। ओके, देखिए आज आपका पार्ट 9 हो जाएगा। पार्ट 8 में हम लोग क्या कवर किए थे? 8वें भाग में वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखे थे, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में देखे थे। ठीक है, बीओडी के बारे में देखे थे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सीओडी के बारे में देखे थे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीओ के बारे में देखे थे, डिजॉल्व ऑक्सीजन। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से आप उसको पढ़े होंगे। ओके, तब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 9 में हम कौन से क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर पार्ट 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे आंसर हैं, आराम से आप कवर कर ले जाएंगे। गिव डिटेल्स अबाउट वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974। अब वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, एयर प्रोटेक्शन एक्ट था, तो ऐसे कहने वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये भी छोटा सा पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में बताइए। तो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 के बारे में थोड़ा सा बताना है आपको कि क्या था ये। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, बस यही आपको बताना है। उसके बाद देखिए, राइट ए नोट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है ये भी पूछ दिया जाता है। डिस्कस इस इफेक्ट एंड डिस्पोजल, इसके प्रभाव को बताना है और इसको कैसे नष्ट किया जाए, डिस्पोज कैसे किया जाए, इसके बारे में पूछता है एग्जाम में। तो 17 क्वेश्चन ये होने वाला है। एंड 18 क्वेश्चन है डिस्कस नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, दोनों कवर कराएंगे आपको। नॉइस पॉल्यूशन और आपको रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, दोनों को मतलब ध्वनि प्रदूषण और जो रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी प्रदूषण है उसको कवर करेंगे। एक्सप्लेन सोर्सेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, इसके स्रोत क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसे रोकथाम कैसे किया जाए, यही को बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 को अटेम्प्ट करते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, यही क्वेश्चन था ना कि गिव डिटेल अबाउट वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि इस अधिनियम को क्यों लाया गया। 1974 में वाटर जो पॉल्यूशन एक्ट था, इसको लाने का पर्पज क्या था? जाहिर सी बात है, जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनेक्टेड इन 1974 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, संसद के द्वारा इस अधिनियम को लाया गया 1974 ईस्वी में। कौन सा अधिनियम? वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जिसको हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। वही बात है ना कि जो जल प्रदूषण है उसको कम करना, उसको नियंत्रण करना, उसका रोकथाम करना, यही इसका उद्देश्य था। ठीक है, अप्लाइज टू रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, मतलब सभी पे, झरने हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गए, ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गए, सबके लिए अप्लाई होता है ये अधिनियम। सुन गया? तो ये था आपका वाटर पॉल्यूशन एक्ट। थोड़ा सा और आइए इसके प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पर्पज के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, तो पर्पज क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था, जिसको हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपसे अलग से पूछ लिया जाता है, आपको यहाँ थोड़ा सा बता दिए थे कि एम इसका क्या था, वही उद्देश्य। तो एम हो गया, पर्पज हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तीनों का मीनिंग एक ही है, उद्देश्य है। ठीक है, क्या बोले हम? एम हो गया, पर्पज हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तीनों को हम उद्देश्य कहते हैं। तीनों में से कुछ भी टर्म पूछा जाए आप आराम से लिख दीजिएगा, ये छोटे छोटे उद्देश्य हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जैसे रिवर हो गया, ठीक है, झरने हो गए, ठीक है, तालाब हो गए, बहुत सारे जो कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह, ओशन वगैरह, ये सब वाटर बॉडीज होते हैं। तो प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, जो भी वाटर बॉडीज है उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उसका रोकथाम करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। मेंटेन या रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो होलसमनेस मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट, तो मेंटेन या रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ वाटर, मतलब पूरी तरीके से इसे मेंटेन किया जाए, इसको रिस्टोर किया जाए, किसको? जल प्रदूषण को। इस्टेब्लिश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब कुछ कंट्रोल बोर्ड भी बनाए गए। ठीक है, कुछ कंट्रोल बोर्ड, जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका भी निर्माण किया गया सेंट्रल और स्टेट में, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, मतलब केंद्र सरकार के लिए और फिर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया। ठीक है,
जाहिर सी बात है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए था, और जो आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये खाली पर्टिकुलर स्टेट के लिए था। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे स्टेट वाला जो है सेंट्रल की जितनी मतलब जो सेंट्रल की गाइडलाइंस है उसकी बात को मानता है। ठीक है, मतलब दोनों की आपस की बॉन्डिंग अच्छे चलती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उसी के अकॉर्डिंग इस बोर्ड को संभाला जाता है, कंट्रोल किया जाता है पॉल्यूशन को। ठीक है, प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर पॉल्यूटर्स, और जो पॉल्यूटर्स होते हैं जो जल प्रदूषण करते हैं उनको पनिशमेंट भी देने का क्या है, अधिकार है इस अधिनियम के थ्रू। इनकरेज वाटर ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और क्या इसका उद्देश्य था, इनकरेज वाटर ट्रीटमेंट एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कूड़े कचड़े होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं उनको डिस्पोज किया जा सके सही तरीके से। डिस्पोजल मतलब होता है निपटान। ठीक है, उनका सही से निपटान किया जाए, उनको सही से हटाया जाए, सुरक्षित हटाया जाए। और वाटर का ट्रीटमेंट मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं वो सुरक्षित रहे, अच्छे तरीके से रहे, ये इसका साहस देना, इसका हिम्मत देना इस अधिनियम का उद्देश्य था। ठीक है, कि हमें सही पानी मिले, फालतू उसमें गंदगी ना रहे, सुरक्षित पानी मिले, हमारा हेल्थ सही रहे, यही इस नियम का उद्देश्य था। तो छोटा सा टॉपिक था, अगर एग्जाम में आ जाता है वाटर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आराम से लिख दीजिएगा, सिंपल बस यही था। 1974 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लाया गया था। उद्देश्य यही था कि जो जल प्रदूषण है उसमें उसको जल प्रदूषण को कम करना, उसको नियंत्रण करना, उसका रोकथाम करना। ठीक है, किसके किसके लिए होता है सारी चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए उद्देश्य हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका यही था, बस छोटा सा था, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। बाकी आप बड़ा बना के वाटर पॉल्यूशन के बारे में आराम से लिख सकते हैं कि कितना गंदगी फैलता है उसमें, पानी में हम कुछ भी फेंक देते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे छिलके वगैरह हो गए जिसको बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह खा लेते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि ग्लास का बोतल हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो 100 साल तक वैसे पड़ा रहता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे वाटर के लिए। ठीक है, तो सब आप लिख दीजिएगा बना के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राइट ए नोट ऑन सॉलिड वेस्ट, डिस्कस इट्स इफेक्ट एंड डिस्पोजल। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसे कैसे नष्ट किया जाए, आइए देखते हैं ये है क्या आखिर सॉलिड वेस्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड वेस्ट अगर बात करें तो आपको इमेज दिख रहा होगा। सॉलिड वेस्ट में देखिए यहाँ पे बोतल पड़े हुए हैं, शीशे के बोतल पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईयरफोन मतलब वो बुफर भी पड़ा हुआ है, अलग अलग मतलब देखिए हम फेंक दिए हैं सारी चीजें कंटेनर को। ठीक है, कितने सारे कंटेनर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ हार्ड हैं। यही है सॉलिड वेस्ट, जिसको कहता है ठोस मतलब ठोस अपशिष्ट। ठीक है, जो ये सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, सॉलिड क्या मतलब ठोस होता है। अब जाहिर सी बात है ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, इसको बैक्टीरिया वायरस भी नहीं ब्रेक डाउन कर पाएंगे क्योंकि इतने ठोस होते हैं। ठीक है, जल्दी से ये गलते नहीं है, ये 100 साल तक, सेंचुरीज तक ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इनका क्या किया जाए, इनको निपटान कैसे किया जाए, यही के बारे में एग्जाम में पूछता है, सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो समझ में आ गया होगा जनरली थोड़ा बहुत कि सॉलिड वेस्ट है क्या। घरों से जो आप शीशे के बोतल निकलते हैं, कुछ सॉलिड चीजें जैसे आपके मोबाइल हो गए, बैटरी वगैरह हो गया, ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। ठीक है, आइए चलिए सॉलिड वेस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट इशू। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है ये मतलब कह सकते हैं कि पर्यावरण का एक मेजर इशू है। ठीक है, इन टुडे वर्ल्ड, आज के संसार में, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरीकरण की वजह से, ठीक है, शहरीकरण के साथ ये जो आपका मेजर इशू बनता चला जा रहा है। ठीक है, जो आपका सॉलिड वेस्ट है, मैक्सिमम सभी के घर में कुछ ना कुछ निकलता है सॉलिड जिसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एवरी डे फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक प्लेस। ठीक है, एक बड़ी मात्रा में वेस्ट निकलता है, जनरेट होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, जैसे घरों में से हो गया, इंडस्ट्री से हो गया, हॉस्पिटल से हो गया, एग्रीकल्चर से हो गया और पब्लिक प्लेस से हो गया। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट एक तरह का कह सकते हैं मेजर इन्वायरमेंटल इशू हो गया है। ठीक है, मेजर इन्वायरमेंट मतलब अधिक इन्वायरमेंट जो वातावरण का इशू मुद्दा है, ये हो चुका है। ठीक है, आज के संसार में। ओके, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ और अरबी शहरीकरण के साथ जब देखा जाए तो आजकल के सबसे ज्यादा जो आपके सॉलिड वेस्ट है घरों में से पर डे निकल रहे हैं। ठीक है, वही चीज है। इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज, अगर इसे मैनेज नहीं किया गया प्रॉपरली तरीके से, दिस वेस्ट कैन कॉज सीरियस हार्म। तो ये जो वेस्ट है ना सॉलिड वेस्ट, ये सीरियस हानिकारक, ठीक है, सीरियस मतलब कह सकते हैं सीरियस हानिकारक का कारण बन सकते हैं। ठीक है, दिस वेस्ट कैन कॉज सीरियस हार्म टू द एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए ये सीरियस हानिकारक, सीरियस टॉक्सिक चीजें इफेक्ट डाल सकते हैं हमारे वातावरण पे। ओके, चलिए, सॉलिड वेस्ट इज अनवांटेड या यूजलेस सॉलिड मटेरियल प्रोड्यूस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। तो सॉलिड वेस्ट होते हैं ये अनवांटेड, अनचाहा, जैसे इसमें इंप्योरिटी वगैरह भी आते हैं, शुद्धियां वगैरह। ठीक है,
इम्प्यूरिटीज वगैरह आती है, शुद्धियाँ वगैरह आती हैं, यूजलेस सॉलिड मटेरियल जिसका हमको काम नहीं रहता है, हम लोग स्प्राइट का बोतल पिए, कंटेनर पिए, फेंक दिए, ठीक है, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, बहुत आराम से स्टिंग पीते हैं, पीने के बाद फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट ही होता है, अगर वो पड़ा रहेगा तो जल्दी वो डिग्रेड नहीं होगा, टूटेगा नहीं वो, ठीक है, तो वही कह रहा है कि अनवांटेड या यूजलेस सॉलिड मटेरियल होता है प्रोड्यूस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम लोग के घर से निकलते हैं, ठीक है। चलिए, इट इंक्लूड वेस्ट फॉर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो ये जो इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है, ये जो वेस्ट है, ये इसमें क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है, जो कि रेसिडेंटियल होते हैं, मतलब घरों में जो निकलते हैं, कॉमर्शियल होते हैं जो कहीं सारे ऑफिस वगैरह में है, इंडस्ट्रियल वगैरह में है, इंस्टीट्यूट वगैरह जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है वहां पे भी निकलते हैं, ठीक है, ये सब सारे सॉलिड वेस्ट है। तो बहुत सारे सोर्सेस, अलग अलग जो सोर्सेस है वहां से क्या निकलते हैं, सॉलिड वेस्ट, जिसको पर डे बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है, जिससे आप देख पा रहे हैं ये सब सॉलिड वेस्ट है जिसको फेंका जाता है ट्रक के थ्रू एक जगह पे, ठीक है, तो इनको आपको डिस्पोजल करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये हमारे एनवायरमेंटल के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। चलिए, यही था जिसको आप आराम से लिख दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक वेस्ट जो घरों से निकलते हैं, ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, इधर पूछा राइट ए नोट ऑन सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है वो भी आप बता दीजिए, इसके टाइप्स के बता दीजिए, और इसके प्रभाव को क्या, कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको कैसे अंत किया जाए ये भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, सॉलिड वेस्ट की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, या इसको आप एज ए एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल या फिर टाइप्स लिख सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, हाउस होल्ड वेस्ट जिसको कहते हैं, घरों से जो वेस्ट निकलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इंक्लूड इसमें क्या शामिल हो गया, फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, गिलास हो गया, मेटल्स हो गया, सबके घरों में जो खाने बच जाते हैं उसको फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक होते हैं, पेपर्स होते हैं, ग्लास होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फूड वेस्ट का मतलब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, आप ऑर्डर किए, पैकेजिंग में आया है, उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे नॉर्मली अगर फूड की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल होता है, सीधी सीधी बात वही है, जो आसानी से जो आपके बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह उसको ब्रेक डाउन ना कर पाए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वही सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे केमिकल्स हो गए, मेटल्स हो गए, अस मतलब अयस्क होते हैं, अयस्क हो गए, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, ये सब आपके क्या है, सॉलिड वेस्ट हैं, ओके। बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, जैसे कि सिरिंज हो गया, कॉटन हो गया, ब्लड स्टेन आइटम हो गया, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सिरिंज वगैरह को एक बार यूज करें, बोरा में रखे फिर फेंक देते हैं, तो ये सब आपके क्या है, सॉलिड वेस्ट है। एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करें तो क्रॉप हो गया, क्रॉप रेसिड्यूज हो गया, ठीक है, रेसिड्यू हो गया, एनिमल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स कंटेनर। क्रॉप रेसिड्यू मतलब होते हैं कि आप देखे होंगे खेतों वगैरह में जब धान वगैरह को काट लिया जाता है तो उसके बाद जो बच जाते हैं उसी को बोलते हैं क्रॉप रेसिड्यू, ये भी कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट का कारण होता है, इसलिए उनको जलाया जाता है, ठीक। एनिमल वेस्ट हो गया, जो जानवरों के द्वारा जो गंदगी की जाते हैं वो भी आपका सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड कंटेनर, जो आपके कीटनाशक आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं कंटेनर में, ठीक है, जिनमें बंद करके आता है ना वो हार्ड कंटेनर में आते हैं, हम लोग यूज करके कंटेनर को फेंक देते हैं, वहां में केमिकल होता है, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वेस्ट की बात करें, ई वेस्ट की, तो ओल्ड कंप्यूटर, मोबाइल फोन बैटरीज वगैरह, ओल्ड कंप्यूटर, बुफर, मोबाइल फोन बैटरीज, इसको भी हम बहुत आराम से खराब होता है तो फेंक देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सॉलिड वेस्ट का कारण होता है, टाइप होता है, प्रकार होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, तो आप आराम से 2-3 बना के आराम से लिख दीजिएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। अब देखिए हमारे एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, हमारे हेल्थ पे सॉलिड वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो पहला पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कॉजेस सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इफ डम्प्ड इन ओपन लैंड, ठीक है, काजेस सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन का कारण बढ़ेगा, जाहिर सी बात है हम फेंक देते हैं, या तो मिट्टी में फेंकेंगे या कहीं पानी में फेंकेंगे, तो जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण का ये कारण बनता है। इफ डम्प्ड इन ओपन लैंड, यदि हम खुली जगह पे इसे फेंक देते हैं, डंप में फेंकना होता है, फेंकना या गिराना होता है, ठीक है, डम्प्ड इन ओपन लैंड, जैसे खुली जगह पे अगर हम फेंक देते हैं इसको ले जाके सॉलिड वेस्ट को, तो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन का ये कारण बनता है। प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड अट्रैक्ट फ्लाइज एंड रेट्स, और यहाँ से जब फेंक देते हैं, जाहिर सी बात है किसी कंटेनर में रात का खाना रहा हो, जोमेटो से आप ऑर्डर किए, फेंक दिए, नहीं पसंद आया, ठीक है, अब वो पूरा पैक करके आया हुआ है कंटेनर में प्लास्टिक के, अब उस पर क्या बैड स्मेल आने लगती हैं, बैड स्मेल अट्रैक्ट करती हैं मक्खियों को और चूहों को, ठीक है, जो बैड स्मेल होती है उससे अट्रैक्ट करती हैं मक्खियों को, चूहों को, ठीक है, सब अट्रैक्ट करते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, एनवायरमेंटल में हमारा बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हेल्थ हेजार्डस, हेजार्डस मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, डेंजरस,
हेल्थ में हमारे खतरा होता है, हेल्थ हमारा क्या होता है, सही नहीं रहता, हेल्थ हैजार्डस। तो स्प्रेड डिजीज लाइक डेंगू हो गया, कोलेरा हो गया, जाहिर सी बात है जब पड़ा रहेगा, बारिश पर कंटेनर पानी वहां इकट्ठा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो स्प्रेड वहां पे जो फैल सकता है रोग कौन कौन सा, डेंगू हो गया, कोलेरा हो गया एंड अदर इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इंजीरियस आर फॉर शार्प ऑब्जेक्ट या टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट मतलब होता है नुकीली चीजें, ठीक है, नुकीली चीजें, ठीक है, तो इंजीरियस आपको चोट लग सकती है किससे, जो नुकीली चीजें वहां पड़ी होती हैं, कुछ शीशे होते हैं फूट गए हो, तो नुकीली चीजें या टॉक्सिक मटेरियल वहां पे कोई केमिकल है जिसको कहीं लग जाए तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी सब कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। हाउ टू एनिमल्स, और जो जानवर होते हैं उनके लिए भी काफी हानिकारक होता है। एनिमल में ईट प्लास्टिक एंड डाई, बहुत सारे देखे होंगे गाय वगैरह होती है, बहुत से जानवर होते हैं प्लास्टिक को ही साथ साथ खाने लगते हैं, कुछ पाए वहां पे तो प्लास्टिक को ही खा लेते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है, हमारे एसिड से। टॉक्सिक वेस्ट कैन पॉइजन स्ट्रे एनिमल्स, तो टॉक्सिक जो जहरीले वेस्ट होते हैं, जैसे आप कोई कीटनाशक पेस्टिसाइड वगैरह फेंक दिए या कुछ और ऐसी चीजें फेंक दिए जो कि क्या होते हैं, जो टॉक्सिक जहरीली हो जाती हैं, कैन पॉइजन बन सकती है स्ट्रे एनिमल। स्ट्रे मतलब होता है आवारा जानवर, ठीक है, आवारा जानवर, ठीक है, आवारा जानवर को बोलते हैं स्ट्रे एनिमल, जैसे घूमते रहते हैं ना कहीं जंगल में, कहीं गाय वगैरह कहीं देखे होंगे ऐसे, तो ये स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जिसको आवारा जानवर कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रभाव थे जिसको आप लोग बहुत आराम से बना के आप लिख ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या था। सॉलिड वेस्ट आपका हो गया अच्छे तरीके से, डिस्कस इफेक्ट हो गया। अब आइए डिस्पोजल की बात करते हैं, इसका अंतिम मतलब इसको कैसे हटाया जाए, ठीक है, डिस्पोजल। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का कैसे हम क्या कह सकते हैं, कैसे इसका निपटान करें, कैसे इसका हम क्या करें, निपटान करें सॉलिड वेस्ट का। तो आइए देखते हैं। सिग्रीगेशन एट सोर्सेस, सिग्रीगेशन एट सोर्सेस, सिग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेट कर लेना, सेपरेट कर लेना मतलब अलग अलग, ठीक, अलग अलग करना। किस चीज की बात कर रहा है, सेपरेट ड्राई एंड वेट वेस्ट एट होम, घरों से जो सूखे वेस्ट होते हैं और जो गीले वेस्ट होते हैं उनको अलग अलग मतलब उसमें डस्टबिन में रखा जाए, जो ज्यादा बेटर होता है। सूखे को सूखे जगह पे रखा जाए और जो आपके मतलब कि जो ड्राई होते, जो आपके वेट होते हैं, गीले होते हैं, उनको अलग जगह रखा जाए। इससे क्या होता है, इसको डिस्ट्रॉय करने में, डिस्पोजल करने में आसानी रहता है, ठीक है। सूखे को जला दीजिए, कुछ भी आसानी जल जाएगा, लेकिन जो आपके गीले होते हैं वो नहीं जलते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग प्रोसेस करना चाहिए, मतलब पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, गिलास हो गया, मेटल्स हो गया, कैन बी रिसाइकिल्ड एंड रीयूज, इसको मतलब फिर से इसका रिसाइकिल करना चाहिए। इसलिए देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम लोग स्प्राइट वगैरह या पानी वगैरह 20 रुपए का बोतल पी के फेंक देते हैं तो इकट्ठा करने आते हैं बोरे में भर के, आखिर क्या करने के लिए, रिसाइकिलिंग करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं फिर से यूज करने के लिए। क्यों, क्योंकि सॉलिड वेस्ट से हमारे एनवायरमेंट को बचाया जा सके, ठीक है। तो उसको फिर से रिसाइकिल करने के लिए बोरे में भर के ले जाते हैं, फिर से उसका यूज करते हैं। तो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स कैन रिसाइकिल एंड रीयूज, इसको फिर से रिसाइकिल करिए, फिर से यूज करिए। कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद बनाना, ठीक है, खाद बनाना, ठीक है। तो कन्वर्ट किचन वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैनर, ठीक है, जो किचन में वेस्ट बनते हैं, वेस्ट निकलते हैं, उसको बदल दीजिए कि इसमें ऑर्गेनिक मैनर में, जैविक खाद में, ठीक है, जैविक खाद में। बहुत सारी चीजें किचन में निकलती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को अगर जानकारी रहे तो वो क्या हो जाएगा, जैविक खाद में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग चाय पत्ती वगैरह को भी खेतों में डाल देते हैं, वो भी एक खाद का काम करता है। बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, उसको अगर हमें जानकारी हो तो आराम से हम उसको खेत वगैरह में डाल सकते हैं, ठीक है। इनकी इंक्लिनेशन मतलब होता है भस्म करना, ठीक है, भस्म करना, जलाना, ठीक है, भस्म करना या जलाना होता है, ठीक है, भस्म करना या जलाना होता है। ओके, तो बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, जो वेस्ट होते हैं उनको हाई टेम्परेचर में जला दीजिए। यूजफुल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, खासकर जो बायोमेडिकल जो वेस्ट होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये इनको क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर पे जला दीजिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं, निपटान बच सकते हैं इस सॉलिड वेस्ट से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसको आप लोग आराम से देख के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप लोग के एग्जाम में आएगा तो बना के लिख ले जाएंगे, समझ में आया। देखिए पर्पज यह है, हमको पता है कि आप लोग को ये सारी चीजें बहुत अगर अच्छे से अगर आपको आ रहा है, पहले से पता है, आसान लगेगी। अब क्या होता है कि आप चीजों को अपने तरीके से बना के लिखिए, क्या है क्या नहीं है सारी चीजें आपको बता दिए। मीनिंग पता है, सॉलिड वेस्ट मतलब घरों में से जो निकलते हैं सॉलिड चीजें, वही सॉलिड वेस्ट है। अब कुछ भी आप बना के लिखेंगे, काफी भरिए, अच्छे तरीके से कहानी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सॉलिड वेस्ट भी आपका हो गया अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन कवर हो गया, इसके इफेक्ट भी देख लिए, टाइप्स भी देख लिए, डिस्पोजल भी देख लिए, सब कुछ हो गया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस नॉइस पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। दो पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एक्सप्लेन सोर्सेस, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन।
ठीक है, अब देखिए बात ध्वनि प्रदूषण, आपके रेडियो धर्मी प्रदूषण के बारे में देखते हैं। इसके सोर्सेस क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसको आइए जल्दी से कवर करते हैं। ठीक है, तो नॉइस पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए कितने सारे शोर शराबे होते हैं मार्केट वगैरह में, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, आइए चलिए बेहतरीन तरीके से देखते हैं, इसको भी समझते हैं। ओके, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन मीन्स होता है टू मच अनवांटेड या हार्मफुल साउंड इन द एनवायरमेंट। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब हो गया कि टू मच अनवांटेड या हार्मफुल साउंड इन द एनवायरमेंट, हमारे वातावरण में हानिकारक आवाजें, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा तेज अनवांटेड अनचाहा साउंड होता नहीं है कि जो डीजे लगा लेते हैं काफी तेज में, देखे होंगे कौन सा डीजे आजकल चल रहा है, राहुल डीजे, ठीक है, ऋतिक डीजे, आदित्य राज कैसे बजता है पूरा एकदम से, डीजे आदित्य राज, डीजे राहुल, डीजे, बहुत सारे डीजे आ गए हैं। मतलब लोग बजा के एकदम से कहते हैं धूम मचा के, जब कोई मतलब ऐसे फेस्टिवल पड़ता है या कुछ ऐसी चीजें होती है खूब तेज बजाते हैं। ठीक है, तो ये अनवांटेड जो टू मच अनवांटेड जो हार्मफुल साउंड होते हैं कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत असर डालते हैं। ठीक है, इट इज कास्ड बाई लाउड साउंड, ये कारण लाउड साउंड के कारण होता है, बहुत तेजी आवाजें सुने, डीजे वाली चाहे बेस बढ़ाओ भैया, बेस बढ़ाओ मजा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए होता है पॉल्यूशन होता है। दैट डिस्टर्ब पीपुल एनिमल्स एंड नेचर, हमारे प्रकृति, हमारे जानवर जो हैं, हमारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं इससे। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन इज ग्रोइंग प्रॉब्लम दैट इफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। नॉइस पॉल्यूशन जो है, ध्वनि प्रदूषण है, इस बढ़ती जो ध्वनि प्रदूषण है ये क्या है, एक तरह का बढ़ता प्रॉब्लम हो गया है जो प्रभाव डालता है हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे। ठीक है, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे प्रभाव डालता है ये ध्वनि प्रदूषण। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ, ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता बट आल्सो इफेक्ट एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, ये प्रभाव डालता है, और ये प्रभाव किसको किसको डालता है, एनिमल्स जानवरों को और पूरे पर्यावरण को प्रभाव डालता है। ठीक है, इट नॉट ओनली डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ, सिर्फ ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन ये डिस्टर्ब करता है किसको किसको, बट आल्सो लेकिन भी इफेक्ट प्रभाव डाल सकता है एनिमल्स पे और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे प्रभाव नहीं डालता, ये जानवरों पे पूरे पर्यावरण पे प्रभाव डाल सकता है। वी कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। एंड मेक आवर सराउंडिंग पीसफुल एंड हेल्दी, और अपने वातावरण को शांतिपूर्वक और स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर ये होता है। ओके, ये था आपके नॉइज पॉल्यूशन, आराम से बना के ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, अगर सोर्सेस की बात करें, क्या स्रोत है, कहाँ से आते हैं, तो सबको पता है ट्रैफिक नॉइज, जो आप ट्रैफिक वगैरह में देखे होंगे जहां फंस जाते हैं, हॉर्न बहुत तेजी से बजते हैं, जैसे कार वगैरह, कार से, बसेस से, ट्रक से, ट्रेन से, एयरप्लेन से, यहाँ से कितनी कितनी आवाजें आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं नॉइज पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। इंडस्ट्रियल नॉइज की बात करें तो फ्रॉम फैक्ट्रीज, मशीन, फैक्ट्री वगैरह में मशीनें वगैरह चलती हैं, धक 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 धक, इससे क्या होता है, बहुत सारे नॉइज वगैरह आते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, ये सब कहीं ना कहीं स्रोत है नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण का। जहाँ पे काम हो रहे होते हैं, जैसे लाइक बिल्डिंग, रोड, हाउसेस या ब्रिज वगैरह बन रहे होते हैं, पता चले बिल्डिंग मशीन चला रहा है, कोई टाइल्स लगा रहा है, तो पूरी कितनी सारी एक इरिटेटिंग आवाजें आती हैं जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, लाउड स्पीकर एंड म्यूजिक सिस्टम, शादी वगैरह में या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस में लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं। देखिए लाउड स्पीकर बजना कोई मतलब वो नहीं है, बहुत अगर नॉर्मली बजाया जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कम साउंड में बजाया जाए तो अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट को अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात करें उसकी लाउड ज्यादा हो जाए, ठीक है, हम देखिए रेंज होता है कुछ, शायद कुछ में 20 dB से लेकर के कुछ 40 dB या 60 dB रेंज होता है, ये नॉर्मल रेंज है। इससे अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण पे, जो ह्यूमन्स हैं, सब पे इफेक्ट डालता है। तो लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम ड्यूरिंग पार्टीज वगैरह हो गया, फेस्टिवल वगैरह हो गया, या कोई पब्लिक फंक्शन हो गया, इसमें हम लोग जो डीजे बजाते हैं ना, आजकल जो चल रहे हैं गांव वगैरह में देखे होंगे, डीजे आदित्य राज, डीजे राहुल, डीजे सैनिक, डीजे गणेश, डीजे बहुत सारे बज रहे हैं। ठीक है, अब ये डीजे जो बजा रहे हैं बेस बढ़ा के, जो नॉर्मल गाना है उसको भी रिमिक्स में बदल दे रहे हैं, डीजे बदल दे रहे हैं, उसी में लोग मजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात खासकर तो भोजपुरी गाने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है नॉइज पॉल्यूशन का। ठीक है, पूरे मतलब एकदम अच्छे तरीके से बेस बढ़ा दो, अच्छे तरीके से कर दो, मतलब क्या ही बोले हम इसमें। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत है, हमको लिखना काबिल लिखते भोजपुरी गाने। ठीक है, चलिए मजाक की बातें थी, लेकिन हाँ ये सारी चीजें होती हैं पार्टीज वगैरह या फेस्टिवल वगैरह या फंक्शन वगैरह, पब्लिक फंक्शन, इसके दौरान जो है बहुत सारे ध्वनि प्रदूषण होते हैं। मार्केट प्लेसेस, बिजी शॉप, ठीक है, बहुत सारी दुकानें जहां पे बहुत सारी भीड़ हो, क्राउडेड एरिया, लोग बहुत सारे भीड़ हैं, विद लाउड टॉकिंग, लोग तेजी आवाज में बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हीकल साउंड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है, स्रोत बनते हैं, यहीं सबसे ध्वनि प्रदूषण आते हैं। ओके, चलिए ये सब सोर्सेस हो गए, आप बना के आराम से लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्या प्रभाव पड़ता है नॉइस पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे, आइए देखते हैं। तो हियरिंग प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात है हमें सुनाई कम देने लगेगा। लॉन्ग एक्सपोजर टू लाउड साउंड कैन कॉज हियरिंग लॉस, लंबे समय तक हम तेज आवाज सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या सुनना कम, जो हमें सुनाई देता है आराम से नॉर्मल किसी की आवाजें, वो क्या सुनना कम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस एंड इरिटेशन, हमें क्या होगा, तनाव फील होगा, हमें चिड़चिड़ापन फील होगा। ठीक है। नॉइस कैन मेक पीपल एंग्री, टायर्ड एंड एनेक्सियस। ठीक है। जो नॉइस आवाजें होती हैं, तेज आवाजें, ये बहुत सारे लोगों को एंग्री, गुस्सा दिला सकती हैं, उन्हें टायर्ड कर सकती हैं और उन्हें एक्सियस, चिंतित कर सकती हैं। ठीक है। तीसरा, स्लीप डिस्टर्बेंस, अब जाहिर सी बात है बगल में डीजे बज रहा हो तो आप जाहिर सी बात है कि आपका नींद जो है नहीं आएगा, अच्छे तरीके डिस्टर्ब रहेंगे। तो नॉइस एट नाइट अगर नाक में बज रहा है तो कैन लीड टू पुअर स्लीप या फिर इंसोमिनिया। ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाएंगे, आपको इंसोमिनिया, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। लॉन्ग टर्म नॉइस कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सोचिए लंबे समय तक अगर आवाज आप सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से डीजे वगैरह बज रहा है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम तक हो सकता है। या फिर किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम हो, जिसका हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रह रहा हो, ठीक है, हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम रह रहा हो, तो ऐसे में उनको साउंड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बीपी बहुत तेज फ्लक्चुएट करता है जब साउंड वगैरह तेज बजता है, खासकर ये डीजे वाले जो आजकल चल रहे हैं। ठीक है। एंड रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिजीज में हार्ट अटैक तक प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। तो हार्ट डिजीज वालों को, हार्ट जो पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए साउंड वगैरह से। ओके। तो ये कुछ प्रभाव थे जिसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान देना है। ओके। चलिए, बहुत अच्छा, जिसका बहुत अच्छे से नॉइस पोल्यूशन के बारे में, इसके सोर्सेस के देख लिए, इसके इफेक्ट देख लिए। अब अच्छा और है भी, रिड्यूस कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। हार्ड टू फोकस या स्टडी इन नॉइसी इन्वायरमेंट। ठीक है। ठीक है। हार्ड टू फोकस, रिड्यूस कंसंट्रेशन, हम किसी चीज को अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, उसको भी कम करता है। ठीक है। ये नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है। हार्ड टू फोकस या स्टडी इन नॉइसी इन्वायरमेंट। ठीक है। मतलब हम फोकस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, स्टडी मतलब बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस नॉइसी इन्वायरमेंट में। ठीक है। नॉइसी इन्वायरमेंट का मतलब कि ध्वनि आवाजें वाली जो ये इन्वायरमेंट है, वातावरण, उसकी बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ इशू, सोचिए मेंटल हेल्थ तक प्रॉब्लम हो जाती है। इंक्रीजेस डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल प्रॉब्लम। ठीक है। डिप्रेशन वगैरह या एंजाइटी वगैरह, ये सब क्या चीजें हैं, या फिर अदर मेंटल प्रॉब्लम, ये सब बढ़ने, मतलब ध्वनि प्रदूषण से बढ़ने का कारण बनती हैं। ठीक है। मेंटल हेल्थ इंक्रीज हो सकती है, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जो एंजाइटी के पेशेंट हैं, या अदर मेंटल प्रॉब्लम है, ये बढ़ सकती है ध्वनि प्रदूषण से। ओके। चलिए, उम्मीद है आपको इफेक्ट समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके प्रिवेंशन को देखते हैं कि कैसे रोकथाम किया जाए। ठीक है। कैसे रोकथाम किया जाए इस नॉइस पॉल्यूशन का। तो यूज ऑफ साउंड प्रूफ मटेरियल, साउंड प्रूफ मटेरियल का प्रयोग करिए आप। इन बिल्डिंग हो गया, विंडोज हो गया, डोर्स हो गया, बहुत सारे साउंड प्रूफ मटेरियल्स आते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में अगर यूज किया जाए तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। नो हार्म जोन, देखो नो हार्म जोन, हार्म वगैरह नहीं बजाना चाहिए नियर हॉस्पिटल्स के बगल में, स्कूल के बगल में, या कोई रेसिडेंशियल एरिया है। ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया, स्कूल या हॉस्पिटल्स के बगल में हॉर्न वगैरह नहीं बजाना चाहिए। वहाँ एक वो लगाना चाहिए, बैनर लगाना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स है या स्कूल है, यहाँ पे आप नॉइस नहीं कर सकते। ठीक है। तभी हम कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ट्री प्लांटेशन, बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। ट्री एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस नॉइस लेवल, जो पेड़ पौधे होते हैं साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और जो नॉइस का लेवल है वो भी कम कर देते हैं, तो इसलिए बहुत से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बेटर अर्बन प्लानिंग, जो हम शहरीकरण की प्लानिंग करते हैं, जैसे कीप इंडस्ट्री एंड ट्रैफिक अवे फ्रॉम होम, जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं, जो रोड वगैरह, हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, तो कोशिश रहे कि घरों से थोड़ा दूर रहे। ठीक है। घरों से थोड़ा दूर रहे। ओके। तो ये सारी चीजें थी प्रिवेंशन ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, जिसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए मूव करते हैं, आगे देखते हैं कैसे रोका जाए नॉइस पोल्यूशन को, क्या प्रभाव पड़ते हैं, सब कुछ देख लिए आप, सब कुछ अच्छे से समझ गए ध्वनि प्रदूषण के बारे में। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी और है, यूज ऑफ लो नॉइज मशीन। ठीक है। यूजेज ऑफ लो, देखिए आप इतना भी लिख देंगे तब भी सही है, आगे दिखते हैं और अच्छी बात है। तो लो नॉइज मशीन, जो आजकल मशीनें चलती है ना पुरानी वाली, बहुत सारी आवाजें करती हैं फैक्ट्री वगैरह में, तो बहुत सारी मशीन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आवाजें बहुत कम होती हैं। घरों में या फैक्ट्री वगैरह में जो हम मशीनें यूज कर रहे हैं, ऐसा यूज करना चाहिए जिसमें आवाजें कम आ रही हों। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाएं। एडुकेट पीपुल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस, लोगों को शिक्षित करें, बताएं हार्मफुल इफेक्ट के बारे में, नॉइस के जो हार्मफुल इफेक्ट है, हानिकारक जो प्रभाव है, उसके बारे में लोगों को बताएं कि भैया डीजे वगैरह मत बजाइए, इतना बेस ठीक नहीं है। ठीक है। ये सब चीजें नहीं ठीक है, लेकिन लोगों को हम बताएं, हम ये चीजें करके देखे हैं। लोग यही बोलते हैं सब शादी शादी बार बार थोड़ी आता है, पार्टी बार बार थोड़ी आता है, बर्थडे बार बार थोड़ी आता है। यही बात सुन के मैक्सिमम लोग आपसे, मतलब अगर आप किसी से कहेंगे तो यही कह देते हैं, सर आज ही तो शादी है, आज ही ना बजाएं,
तो आज ही तो मेरा फंक्शन है, आज ही तो बर्थडे है, आज ही तो पार्टी है, यही चीज सुनते हैं डेली। यहाँ सबकी शादी होती है, पार्टी होती है, बर्थडे होता है, तो यही नॉइज पॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि नहीं भैया, नॉइज पॉल्यूशन नाम की कोई चीज होती है, बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जानवरों पे, हमारे एनवायरमेंट पे। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आप इसको लिख ले जाएंगे। मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। नॉइज पॉल्यूशन आप देख चुके, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, इसके स्रोत और इसके प्रभाव और इसके प्रिवेंशन को आइए अच्छे तरीके से देखते हैं, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। ओके, चलिए, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, जिसको रेडियोधर्मी पॉल्यूशन कहते हैं, आइए समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मतलब होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो हार्मफुल, हानिकारक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाए, हानिकारक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर हमारे वातावरण में मिल जाए, ठीक है, या उपस्थित रहे, तो यही कहलाता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब हानिकारक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या चीज, कौन से, जैसे आपके रेडॉन हो गए, कोबाल्ट हो गए, रेडियम हो गए, ठीक है, जैसे आपके यूरेनियम हो गए, यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके दिखाएं जो कि मेंशन है यहाँ पे देखिए, रेडॉन हो गए, रेडियन हो गए, कोबाल्ट हो गए, यूरेनियम हो गए, स्ट्रोनियम हो गए, ठीक है, थोरियम हो गए, ये सब आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। अगर ये सब कहीं ना कहीं हानिकारक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे एनवायरमेंट में मिल जाए, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, दिस सब्सटेंस, ये जो पदार्थ है, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ होता है, ये जो पदार्थ है रिलीज करते हैं रेडिएशन को। ठीक है, ये पदार्थ रेडिएशन को रिलीज करते हैं, जैसे अल्फा हो गया, ठीक है, बीटा हो गया, ठीक है, गामा हो गया। तो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, दैट कैन डैमेज लिविंग सेल, जो हमारे लिविंग सेल्स को, हमारे जीवित कोशिका को डैमेज कर सकती है। ठीक है, ये सब्सटेंस क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं किसको, रेडिएशन को, जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेज, ठीक है, जो तरंगे निकलती हैं, रेज निकलती हैं, इनको प्रदर्शित करती हैं, रिलीज करती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो लिविंग सेल्स होते हैं, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो डैमेज होने लग सकती हैं। ठीक है, समझ में आया कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है। हमारे एनवायरनमेंट में अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडॉन, कोबाल्ट, यूरेनियम वगैरह, ये अगर उपस्थित हो जाए, मिल जाए, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है, कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये रेडिएशन क्रिएट करती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जो हमारे लिविंग सेल को डैमेज करने लगती हैं। ओके, सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसका स्रोत क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होती कहां से है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, लीकेज, ठीक है, जहां से बिजली का उत्पादन होता है ना, कई सारी ऊर्जा होती है, टरबाइन वगैरह चलाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। अगर वहां पे कोई लीकेज हो जाए, तो वहां पे बहुत सारे कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हैं। अगर वो लीकेज हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमारे एनवायरमेंट में जाएगा, एनवायरमेंट में मिलेगा तो पॉल्यूशन होगा, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर वो लीकेज होता है, तब ये प्रॉब्लम होती है, ये स्रोत है। दूसरा, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन, मतलब हम जो कि बम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे गन वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे भी हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ एटॉमिक बम, ठीक है, एटॉमिक बम का विस्फोट होना, ठीक है, विस्फोट होना, ठीक है, एटॉमिक बम का विस्फोट होना, उससे क्या होते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। मतलब जो आपका एटॉमिक बम विस्फोट होगा, तो बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हमारे हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हानिकारक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हमारे एनवायरमेंट में मिल जाएंगे, जिसका कारण बनता है, ठीक है, पॉल्यूशन हो जाएगा पूरा। ठीक है, मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, मीनिंग मतलब होता है खनन, ठीक है, मीनिंग मतलब होता है खनन, मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स, ओर्स मतलब होता है अयस्क। ठीक है, जो आपके रेडियो एक्टिव अयस्क होते हैं, अगर उनकी खुदाई की जाए, तो लाइक जैसे यूरेनियम, थोरियम, अगर इस सबकी खुदाई किया जा रहा है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं उड़ते हैं एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरमेंट में जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस, अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करें, तो कॉस्मिक रेज, रेडॉन गैस फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, कॉस्मिक रेज मतलब होता है ब्रह्मांड की गैसें, ठीक है, ब्रह्मांड की किरणें, गैसा नहीं, ब्रह्मांड की जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो अगर डायरेक्ट पड़ रही हैं, या फिर रेडॉन गैस, चट्टानों से रेडॉन गैस निकलती हैं, ठीक है, चट्टानों से, रॉक मतलब चट्टान होता है, चट्टानों से रेडॉन गैस निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। ठीक है, वहां से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, समझ में आया। तो ये सब जो गैसें होती हैं, जो निकल रही हैं और हमारे एनवायरमेंट में मिल रही हैं, तो ये एक रेज क्रिएट करती है। कौन सा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जो कि हमारे लिविंग सेल को डैमेज करने लगती है। बस यही तो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आराम से लिख दीजिएगा, कोई बहुत इजी पॉइंट्स है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ में, ह्यूमन हेल्थ में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, कैंसर एंड ट्यूमर, कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां हो जाती हैं ड्यू टू डैमेज बॉडी सेल।
ठीक है, कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां हो जाती हैं ड्यू टू डैमेज बॉडी सेल। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है लिविंग सेल को डैमेज करने लगता है तो कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, बॉडी सेल को डैमेज करने के दौरान इसमें कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऑर्गन डैमेज, सोचिए आपके ऑर्गन्स तक डैमेज हो सकते हैं इस रेज से, अल्फा बीटा गामा से। लीवर हो गया, किडनी हो गया, बैन मेरो हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, डैमेज होने लगेंगे। ठीक है, वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी क्या होने लगता है, वीक होने लगता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहेगा तो बहुत सारे इन्फेक्शन हमें अटैक करेंगे, बैक्टीरिया अटैक करेगा, फंगाई अटैक करेगा, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाएंगे। रेडिएशन सिकनेस, तो रेडिएशन की वजह से हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। सिकनेस मतलब बुखार चढ़ जाना, बीमार हो जाना। वोमिटिंग, उल्टी होगा। ठीक है, वोमिटिंग मतलब उल्टी होगा। फटीग मतलब थकान सा फील लगेगा, थकान फील होगा। ठीक है, उसके बाद हेयर लॉस, बाल भी हमारे क्या होंगे, बाल भी क्या होंगे, झड़ने लगेंगे। ठीक है, झड़ने लगेंगे। ठीक है, तो बाल भी हमारा क्या होगा, झड़ने लगेगा। तो बहुत सारे रेडिएशन की वजह से हमारी वोमिटिंग होगी, हमारी स्किन भी डैमेज होने लगेंगी, हमें थकान फील होगा और बाल भी हमारे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी, झड़ने लगेंगे। ये तो कुछ प्रभाव पड़ता है जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसे कैसे रोका जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को। तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो आपके रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज किया जाए, मतलब इनको सिक्योर तरीके से रखा जाए। सील्ड, ठीक है, सील्डेड कंटेनर, एक कंटेनर में रखें जिसको अच्छे तरीके से बंद करके पैक करके रखें, उसमें लीकेज की कोई चांस ना हो, तभी हमें बचाया जा सकता है इसको, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को। स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन फॉर न्यूक्लियर प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए एक स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन, सुरक्षित रेगुलेशन लाना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करते रहना चाहिए कि किसी तरह का कोई वहां से लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा है। ये चीज को आपको हमेशा चेक करना चाहिए, कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर वर्कर, जो वहां पे मजदूर काम करते हैं, जो वर्कर काम करता है उनके लिए एक प्रोटेक्टिव क्लोथ होना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मतलब उनके लिए वो सुरक्षित हो सके, वहां से कोई चीज लीक ना हो सके, ठीक है, कोई रेडिएशन ना उनको असर लग सके। तो मॉनिटरिंग रेडिएशन लेवल इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा रेडिएशन के जो लेवल है अल्फा बीटा गामा, उनको प्रॉपर तरीके से निगरानी करते रहना चाहिए। मॉनिटरिंग मतलब होता है निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करते रहना चाहिए। ठीक है, निगरानी करते रहना चाहिए। ओके, तो मॉनिटरिंग रेडिएशन लेवल इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में रेडिएशन लेवल को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, तो अवॉइड अननेसेसरी, अनावश्यक जो चीजें हैं उसको हम जो रेडियोएक्टिव मटेरियल बहुत जो अनावश्यक हम यूज करते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ जरूरत हो तभी यूज करना चाहिए। शादी वादी में देखते हैं ना, पूरे बंदूक की फायरिंग करते हैं लोग, एक शान दिखाते हैं हम राजा की तरह आए हैं। ठीक है, उससे रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन होता है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जाके मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे तरीके हैं जिसको हम अननेसेसरी चीजों को यूज ना करें तो हमें रोका जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन को। ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ गए, अच्छे से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल समझ चुके। ओके, तो यही था आपका, बहुत अच्छे तरीके से आज के लेक्चर में आप देखे। ओके, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था, कौन से क्वेश्चन थे ये, 18, 16, 17, 18। ठीक है, तीनों को कवर किए। आपको नॉइज पोल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट हो गया। ठीक है, और आपका जो भी क्वेश्चन और क्या था, सॉलिड वेस्ट था। आपका देखिए वाटर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अच्छे तरीके से हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद एक लेक्चर और आ जाएगा जिसमें पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप आराम से इसको जाके पेपर दे सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, कोई भी बल्कि डाउट अगर है तो आपका मेरा इंस्टा आईडी है aditri.official, इसको फॉलो कर लीजिए, मैसेज करिएगा, कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है, कैसे क्या करना है, हम जरूर इसका फ्री टाइम में रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, हमें आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग।